हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि आपके टीआरई के एग्ज़ाम में सभी प्रश्न जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से डायरेक्टली उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम लोग फ्रेंड्स प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो ये देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है कि जहाँ से बनाया गया है वहाँ की चीज़ों को आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से उन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, ताकि फ्रेंड्स आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप जो है कि रिवाइज बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इससे फ्रेंड्स डायरेक्टली बुक से प्रैक्टिस करने पे ये होता है कि आप फ्रेंड्स उस प्रश्न के एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे की जानकारी जो है कि ले पाएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री की जो है कि प्रैक्टिस आज की स्टार्ट करते हैं। देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। देखिए ये 6 to 8 में भी प्रश्न आपका पूछा गया था टीआरई 3.0 में। और ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या वो कराची का अधिवेशन था, क्या वो दिल्ली का अधिवेशन था, क्या वो लाहौर का 1929 का अधिवेशन था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कांग्रेस के जो है कि यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, आपके जो है कि एससीईआरटी बुक में यहाँ पर जो है कि दिया गया है। जहाँ से चीज़ें मैं प्रश्न को बनाया हूँ उन चीज़ों को फ्रेंड्स यहाँ पे हाईलाइट भी मैं कर देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको एक स्टेप पीछे की जानकारी और एक स्टेप आगे की जानकारी इसमें मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया था। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी एक प्रश्न आपको मिल गया कि कांग्रेस का जो लाहौर वाला अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और देखिए इसी में जो है कि पूर्ण स्वराज की मांग और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ये प्रश्न जो है कि बनाया गया था। ठीक है, देखिए 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था। आप फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बाद में आप जो है कि रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स हमें आप जो है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है कि टोटल देखिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, और अगर जिस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो लिखिएगा आप क्वेश्चन, और यहाँ पे जो प्रश्न आप जो है कि देख रहे हैं, मान लीजिए कि 2 नंबर का प्रश्न है, ये आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख के आप जो है कि उस आंसर को टाइप करके भी हमें भेज सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी समस्या हो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए महात्मा गांधी कब जेल से रिहा होकर अपना ध्यान घर में बुने खादी कपड़े को बढ़ावा देने तथा छुआछूत समाप्त करने पर लगाया था। यानी कि महात्मा गांधी जेल से कब रिहा हुए थे, और फ्रेंड्स वो जो है कि अपने घर में ही बुने खादी कपड़े को बढ़ावा दिया था तथा छुआछूत समाप्त करने पर बल दिया था। ठीक है, तो ये आपको जो है कि प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स देखिए फरवरी 1924 में ये घटना कब की है, तो फरवरी 1924 की घटना है फ्रेंड्स। फरवरी 1924 में महात्मा गांधी जेल से रिहा होते हैं, और जेल से रिहा होने के बाद वो किन बातों पे ध्यान देते हैं, तो घर में बुने खादी कपड़ों को वो बढ़ावा देते हैं और छुआछूत समाप्त करने पर बल लगाते हैं। ठीक है, मतलब ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये घटना कब की है, तो यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से महात्मा गांधी, देखिए फरवरी 1924। देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी बहुत ही चालाकी से प्रश्न को जो है कि सेट करती है अपने एग्ज़ाम में। तो आपको जो है कि मंथ याद रखना है, अगर सन है तो सन भी आपको याद रखना है, महीने भी याद रखना है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए, और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े
खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया था अपना ध्यान। तो यहाँ से जो है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौता में कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, ये प्रसिद्ध घटना है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ये फ्रेंड्स इसमें कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी। ठीक है, गांधी जी के और इरविन के बीच में। ठीक है, क्या फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना था, या सारे कैदियों को रिहा करना था, या तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, इसमें ये तीनों शर्तें जो है कि रखी गई थी। सविनय अवज्ञा जो है कि आंदोलन को वापस भी लेना था, सारे कैदियों की रिहाई करवानी थी, और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति भी देनी थी। ये जो है कि गांधी इरविन समझौते में ये शर्त रखी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक से अधिक इसमें सही है। ठीक है, यहाँ से अब जो है कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं उस चीज़ को हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए यहाँ से, देखिए जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी लंबी बैठक हुई। इन्हीं बैठकों के बाद देखिए गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना था, और सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। तो ये जो है कि गांधी इरविन समझौते में ये शर्तें रखी गई थी। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न जो है कि बन सकता है। और यहाँ से देखिए एक और प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन फ्रेंड्स 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर के प्रश्न को। देखिए यहाँ से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में शुरू किया गया था। तो ऐसा बीपीएससी देखिए टीआरई 1 में भी प्रश्न पूछा था, जो कि सिर्फ महीना पूछा था। ठीक है, 1918 में जो है कि कौन था, कृषि चंपारण ऐसे एक्ट जो है उसको पूछा था कि किस महीने में हुआ था। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि किस महीने में शुरू किया गया था। यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये फ्रेंड्स आपके जो है कि किस महीने में शुरू किया गया था, ये प्रश्न जो है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या अगस्त महीने में, या सितंबर में, या दिसंबर में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये आपका फ्रेंड्स अगस्त के महीने में 1942 में ये जो है कि शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए अगस्त 1942 में शुरू हुए आंदोलन को, देखिए अगस्त 1942 में शुरू हुए आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। तो यहाँ से जो है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और कैंसिल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं 4 पेपर का एनालिसिस किया हूँ। सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से उठाए जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही उठाए जा रहे हैं। अगर आपने उन एनालिसिस वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं जो है कि सब्जेक्ट वाइज टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के सभी जो है कि सब्जेक्ट का एनालिसिस करवाया हूँ, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस। तो उनको आप जो है कि देख सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो है कि देखिए ये सारे प्रश्न मैं उन्हीं लेवल का बना रहा हूँ जिस तरह के प्रश्न आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप फ्रेंड्स ये छोटी छोटी क्लास है, आप इसको देखते रहिए। देखिए डायरेक्टली प्रश्न यहीं से आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। देखिए गांधी जी जो है कि किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये प्रश्न बहुत ही चर्चित है और बहुत से एग्जामों में ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये जो गांधी जी से संबंधित गोलमेज सम्मेलन था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में,
या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, या तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, या उपयुक्त में से एक से अधिक में लिए थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो गांधी जी थे ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे। उस टाइम फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये प्रश्न, यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं मैं उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ था। उसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। देखिए फ्रेंड्स मैं जो है कि बुक को पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद टाइपिंग भी करना पड़ता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि टाइम लग जाता है। आप जो है कि यकीन मानिए आपके जो है कि मैं जो है कि सारे प्रश्नों को कवर करवा दूंगा। ठीक है, और मैं बड़ी भी क्लास लूँगा। थोड़ा अभी मेरे पास जो है कि टाइम नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें जो है कि ऑफलाइन कोचिंग में भी जाना पड़ता है, और हम देखिए अपना खुद का स्कूल है, मैं वहाँ पे स्कूल में भी तो रहता हूँ, तो थोड़ा टाइम बहुत फ्रेंड्स हमें कम मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स ये जो है कि सीरीज मैं एक दिन का भी गैप इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल सके। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को समझाया कि वह अपने आंदोलनों को सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित न रखें। ये देखिए ऐसे ही प्रश्न बीपीएससी अपने एग्जाम में पूछती है। ठीक है, तो वो कौन सी महिला सामाजिक कार्यकर्ता थी जिसने गांधी जी को समझाया था कि वह अपने आंदोलनों को सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित न रखें। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो आपकी जो है कि क्या कौन थी, अंबिका बानो थी, या सरला चट्टोपाध्याय थी, या कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। इन्होंने कहा था महात्मा गांधी जी को कि वे अपने आंदोलन को, या आप अपने आंदोलनों को सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित न रखें, उसमें महिलाओं की भी जो है कि समस्या को आप समझें। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि आपका ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए यहाँ से देखिए ये प्रश्न आपका बनाया गया है। दूसरे यह पहले राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। देखिए समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। देखिए और देखिए कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, और 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में विद्रोह से प्रश्न एक प्रश्न इसलिए पूछ लेता है क्योंकि बिहार SCERT बुक में फ्रेंड्स ये जो महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह हैं ये जो है कि फ्रेंड्स उसमें आपके SCERT बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोपला विद्रोह हुआ था। तो फ्रेंड्स मोपला विद्रोह किस स्थान पे हुआ था, तो मोपला विद्रोह फ्रेंड्स ये केरल के मालाबार तट पर हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये प्रश्न बनाया गया है। देखिए आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोपला विद्रोह कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे। ये जो है कि प्रश्न बन सकता है कि मोपला ये कौन थे, तो ये स्थानीय पट्टेदार थे और खेतिहर थे। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ये भी बहुत ही चर्चित प्रश्न है क्योंकि आपके NCERT और SCERT दोनों में ये प्रश्न ये लाइन दी गई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में मिली थी, क्या वो चंपारण सत्याग्रह था, या खेड़ा सत्याग्रह था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन सत्याग्रह था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए बारदौली सत्याग्रह में
बारदौली, ठीक है। देखिए बारदौली सत्याग्रह में जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो इसमें देखिए बारदौली सत्याग्रह आपकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के जो है कि ऑप्शन सेट किए जाते हैं कि आसान प्रश्न भी फ्रेंड्स आपको गलती हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी से आपको प्रैक्टिस करने की हैबिट रहेगी, तो आप जो है कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में भी प्रश्न को सही कर पाएंगे। यहाँ से देखिए यहाँ से बारदौली सत्याग्रह, देखिए फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले के बारदौली ताल्लुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई थी। देखिए इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पर सरदार भी कहलाए थे, ठीक है। तो वहाँ की महिलाएं इनको सरदार की उपाधि दी थी, ये आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया था? तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ये सब फ्रेंड्स देखिए टॉप लेवल के प्रश्न हैं, क्योंकि आपके बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया था? तो फ्रेंड्स वो आपका लखनऊ अधिवेशन था, 1916 में हुआ था। और इसी में जो है कि ये किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। इन्होंने महात्मा गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया था या बिहार बुलाया था। बिहार किस लिए बुलाया था? तो बिहार की जो है कि समस्याओं को समझने के लिए महात्मा गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया था। किस अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अंबिका चरण मजूमदार ये लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यहाँ पर ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ से देखिए इस समय, देखिए इसी समय देखिए नीलहों के इस अत्याचार से चंपारण के किसान त्रस्त थे। इसी समय 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया था तथा महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया था। क्यों किया था? तो ये जो नील किसानों का जो अत्याचार था या त्रस्त थे, इस समस्या को समझने के लिए महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने का अनुरोध किया था, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। नील की खेती 3 कठिया, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 3 कठिया होगा। तो नील की जो खेती थी 3 कठिया पद्धति में किसानों को अपनी भूमि के कितने हिस्से पर नील का उत्पादन करना आवश्यक कर दिया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स 3/20 हिस्से पर, 3/20 हिस्से पर फ्रेंड्स ये जो है कि इसमें नील की खेती करना आवश्यक कर दिया गया था। और देखिए नील की खेती करने से जो है कि ये किसान क्यों भागते थे? क्योंकि ये जो नील की खेती होती थी फ्रेंड्स उसमें जो है कि खेत की जो है कि उर्वरता को कम करती थी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है कि ये बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। और ये जो है कि इसमें जो है कि कितना % हिस्से पर? तो 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना आवश्यक कर दिया गया था। इसी से वो जो है कि परेशान थे। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। देखिए विशेषकर बिहार में नीलहेगारों द्वारा 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। और देखिए किसान नील की खेती नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी, ठीक है। तो ये जो है कि और देखिए यद्यपि 1908 में 3 कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परंतु इसमें किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में फ्रेंड्स बन सकता है, आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार के गया जिले में किस महिला ने चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया था? आपने देखा होगा TRE 1 हो या TRE 2 हो या TRE 3 हो, बिहार स्पेशल के 3 या 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वो प्रश्न फ्रेंड्स आपको बिहार SCRT से ही मिलते हैं। देखिए हम लोग SCRT और NCRT दोनों से प्रैक्टिस सेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स
बिहार स्पेशल के जो प्रश्न हैं वो आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलते हैं। ठीक है, देखिए बिहार के गया जिले में किस महिला ने चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया था? क्या वो सरला देवी थी, क्या वो हसन इमाम थी, या चंद्रावती थी? ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये चंद्रावती देवी थी। चंद्रावती देवी जो है कि वो महिला थी जिन्होंने बिहार के गया जिले में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए बिहार में आंदोलन का प्रसार। देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है और एक प्रश्न में देखिए आपको कितने प्रश्न मिलते हैं। देखिए बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखिए सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? गंगा प्रसाद राय। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि चौकीदारी कर का विरोध जो है कि सिवान जिले से किसने किया था? तो गंगा प्रसाद राय थे। और देखिए यहाँ से देखिए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिला के स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने की थी। ठीक है, जिसे विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया था। और गया में देखिए चंद्रावती देवी थी। तो ये जो है कि देखिए चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर का विरोध जो है कि किया था कहाँ से? गया से। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इनको जो है कि आपको माइंड में रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ये आपका जो है कि टीआरई 1 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और ये भी आपके जो है कि एससीईआरटी बुक से ही पूछा गया था, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये फ्रेंड्स उरांव जनजाति थी जिसने बिहार के गया अधिवेशन में, कांग्रेस के गया अधिवेशन में जो है कि भाग ली थी। कौन जनजाति? तो उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए जो गया अधिवेशन हुआ था वो इसी के आसपास हुआ था। देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांव के बीच भी वैसा ही विद्रोह भड़का था, परंतु यह आंदोलन अहिंसक था जो 1914 से 20 तक चला था। तो ये फ्रेंड्स देखिए ये जो गया अधिवेशन हुआ था ये आपका इसी के आसपास हुआ था और उसमें जो है कि बढ़ चढ़कर उरांव जनजाति गया अधिवेशन में भाग ली थी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था टीआरई 1 में, जिसका फाइनल आंसर की के साथ में इसमें ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ये राइट आंसर था। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए बीजी तिलक को यानी बाल गंगाधर जो तिलक थे, बीजी तिलक को राजद्रोह के आरोप में कितने साल की जेल हुई थी? ये भी जो है कि इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि ये आपके एससीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक में दोनों में दी गई है। तो बीजी तिलक को राजद्रोह के आरोप में कितने साल की जेल हुई थी? तो फ्रेंड्स 6 साल की जेल हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपके क्लास 8th की बिहार एससीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए तिलक को राजद्रोह के आरोप में फंसाकर 6 वर्षों की कारावास की सज़ा दी गई थी। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से बिहार के सपूत बैकुंठ शुक्ल को फांसी कब दी गई थी? देखिए बैकुंठ शुक्ल जो है कि बिहार के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। ठीक है, तो बिहार के सपूत बैकुंठ शुक्ल को फांसी कब दी गई थी? तो ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। क्या नवंबर 1931 में इनको फांसी दी गई थी बैकुंठ शुक्ल को? क्या जून 1782 में, या मई 1934 में? तो फ्रेंड्स देखिए मई 1934 में बिहार के सपूत बैकुंठ शुक्ल को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं तो देखिए बिहार के एक क्लास 8th की बिहार एससीईआरटी बुक में दिया गया है और इनके बारे में पूरा दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए बिहार के सपूत ने भगत सिंह की हत्या के जिम्मेदार को मार डाला था और ये बैकुंठ शुक्ल के बारे में है। देखिए कौन सी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की गई हैं, तो बैकुंठ शुक्ल का जन्म
1910 में मुजफ्फरपुर अब वैशाली के जलालपुर गांव में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन्हें गिरफ्तार कर कहाँ पर रखा गया था, तो पटना के कैंप जेल में रखा गया था। देखिए 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद अन्य सत्याग्रहियों के साथ रिहा किए गए। कौन, तो बैकुंठ शुक्ल। ठीक है, और देखिए बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संपर्क में आकर क्रांतिकारी बन गए थे। कौन, तो बैकुंठ शुक्ल। अब देखिए 1930 में, देखिए यहाँ से इसने 1930 में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव के खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण जो है कि उन्हें फांसी की सज़ा मिली थी। देखिए और यहाँ से देखिए, यहाँ से बैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को सोनपुर हाजीपुर पुल के पास पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। तो ये भी कहाँ पर गिरफ्तार किए गए थे, ये भी देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए सत्र न्यायालय में बैकुंठ शुक्ल को फांसी की सज़ा दी गई और उच्च न्यायालय ने भी सज़ा बरकरार रखी। फलतः 14 मई 1934 को गया जेल में फांसी दी गई थी। तो यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल गई है। और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्ण स्वराज प्रस्ताव में 26 जनवरी 1930 को किस नदी पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ये भी जो है कि आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में आपके बन सकता है कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जब हुआ था तो उस समय 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो किस नदी पर मनाया जो है कि गया था। क्या सिंधु नदी थी, झेलम नदी या हुगली नदी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स रावी नदी पर, ठीक है, रावी नदी पर जो है कि पूर्ण स्वराज जब प्रस्तावित हुआ था तो 26 जनवरी जो है कि 1930 को रावी नदी पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो रावी नदी फ्रेंड्स आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपने देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी लाइन आपके क्लास 8th की बिहार SCRT बुक में दी गई है। देखिए 26 जनवरी, यहाँ पे देखिए इसी दशक के अंतिम में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए यहाँ से नील की खेती के कारण जो है कि नील की खेती के कारण जो कठिनाई हो रही थी, उस समय के एक बंगाली नाटक नील दर्पण, याद रखिएगा फ्रेंड्स, नील दर्पण में अच्छे तरीके से दिखाया गया था। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, यानी कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे, ये जो है कि प्रश्न हमारा बन रहा है। ठीक है, तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे, स्वामी सहजानंद, या बंकिम चंद्र चटर्जी, या दीनबंधु मित्र। तो फ्रेंड्स देखिए नील दर्पण जो है कि ये नील दर्पण, ये इसके लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपके SCRT बिहार के SCRT बुक में दी गई हैं। ठीक है, और NCERT बुक में भी दी गई हैं। यहाँ पर देखिए नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो फ्रेंड्स नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये दोनों प्रश्न आपके देखिए यहाँ से ये क्लास 8th की हिस्ट्री की SCRT की बुक है, बिहार SCRT की। इसमें देखिए दिया गया है नील दर्पण। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए दिया गया है, देखिए नील दर्पण में देखिए नील की खेती के कारण किसानों को जो कठिनाई हो रही थी, उस समय के एक बंगाली नाटक नील दर्पण बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र थे। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक प्रश्न को कैप्चर करिए और देखिए 1860 में यह पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम से छपी थी, ताकि अंग्रेज़ों के गुस्से को उन्हें झेलना नहीं पड़े। देखिए इसमें उसकी खराब नीति का बखान किया गया था। देखिए इस पुस्तक का अंग्रेजी में
अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था और एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपके बिहार SCRT बुक में दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से और भी है। देखिए यहाँ से एक नील किसान गुलुक चौधरी नाटक का पात्र अपने साथी किसान से कहता है, क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए कि मैं अब नील की खेती नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। भीख मांगकर खा लूँगा, अगर सरकार ने ज़्यादा तंग किया तो गांव को छोड़ दूँगा, लेकिन अब नील की खेती नहीं करूँगा। तो ये यहाँ से जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, विद्रोह से एक या दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं बिहार के एग्ज़ाम में, ठीक है, बिहार टीचर के एग्ज़ाम में। तो दक्कन का विद्रोह फ्रेंड्स कब हुआ था, ये प्रश्न आपका बनाया गया है, ठीक है। तो दक्कन का विद्रोह फ्रेंड्स जो है कि 1875 ईस्वी में ये जो है कि बनाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए इस विद्रोह के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, जानकारी लेंगे। देखिए 1875 का दक्कन विद्रोह, देखिए महाराष्ट्र के पूना और अहमदानगर जिले में 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया था। तो ये जो है कि 1875 का दक्कन विद्रोह है, ठीक है। इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू थी। यह किसान लगान की ऊंची दर के कारण परेशान थे। समय पर लगान चुकाने के लिए वे महाजनों से ऊंचे ब्याज दर पर पैसा लेते थे और इस तरह वे उनके चंगुल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे। इस विद्रोह में किसानों ने महाजनों को अपना निशाना बनाया। तो ये जो है कि प्रश्न यहाँ से बना था। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स अगर आपको देखिए प्रश्न का आंसर अगर पता है तो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पता हो, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 1 जो पता हो आपको पहले से, तो क्वेश्चन नंबर लिख के और जो है कि आप उसका सही जो है कि राइट आंसर लिख दीजिएगा। जैसे 4 का जो आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ और कमेंट का जो है कि रिप्लाई देने का जो है कि प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना क्या महादेव गोविंद रनाडे ने की थी, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, या सिराज गोपालचारी के द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये फ्रेंड्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया है। इससे पहले एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ था? तो ये भी जो है कि प्रश्न बन सकता है, आपके SCRT बुक में दिया गया है। मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स मद्रास महाजन सभा का गठन आपके जो है कि 1884 में किया गया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों प्रश्नों को आप देखेंगे तो SCRT में क्या दिया गया, देखिए भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन, इसमें फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। और देखिए 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये कलकत्ता में किया था, ठीक है। और देखिए यहाँ से 1878 में नेटिव प्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो कि कलकत्ता में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सम्मेलन देखिए 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखिए 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन, इसके अधिकांश सदस्य मध्य वर्ग लोग थे। देखिए 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन और बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन सदस्यों के संस्थानों के सदस्य भी मध्यवर्गीय लोग थे। और ये देखिए आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि TRE 3.0 री एग्जाम PRT में पूछा गया था, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख लेते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया
गया था। यानी कि वर्नाक्यूलर जो ये प्रेस एक्ट था, इसके द्वारा जो है कि क्या लागू किया गया था या इसका उद्देश्य क्या था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का फ्रेंड्स उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये भी सही है, और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको जो है कि एक बार और बता दें, यहाँ से इस प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, देसी भाषा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में हुआ था, ठीक है, के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं जो है कि आपको ये कहूँगा कि आप जो है कि देखिए, ये मैं फाइनल आंसर की के साथ में बता रहा हूँ। ये प्रश्न आपका बीपीएससी 39वीं बीपीएससी प्री में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें सिर्फ आप जो है कि ऑप्शन नंबर बी को ही ट्रिक करेंगे, क्योंकि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर ही प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, पोखरण 1 परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए, पोखरण में 2 बार परमाणु परीक्षण किया गया है, पोखरण 1 और पोखरण 2। ठीक है, तो 2 बार परीक्षण हुआ है। तो ये जो पोखरण जो पहला वाला जो परीक्षण हुआ था, यह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये पोखरण 1 परमाणु परीक्षण और पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, ये दोनों जो है कि आपके SCERT बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। और पोखरण जो पहला वाला परमाणु परीक्षण हुआ था, ये जो है कि आपके इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से पोखरण 1 और पोखरण 2 दोनों का जो है कि चित्र सहित आपके बिहार SCERT बुक में हिस्ट्री में दिया गया है। देखिए, पोखरण 1 परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी की सरकार में 1974 में, तो 1974 सन भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए पोखरण 2 देखिएगा, यहाँ से परमाणु परीक्षण वाजपेयी जी की सरकार में 1998 में किया गया था। तो ये आप जो है कि यहाँ से इन दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से इटली का एकीकरण किन राष्ट्रवादी नेताओं के सहयोग से पूर्ण हुआ था। यानी कि फ्रेंड्स, ये भी आपके जो है कि बिहार SCERT बुक में दिया गया है। इटली का एकीकरण, फ्रांस का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो ये जो है कि प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, देखिए, इटली का एकीकरण किन राष्ट्रवादी नेताओं के सहयोग से पूर्ण हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी, ये तीनों राष्ट्रवादी नेताओं के सहयोग से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, मैं उस चीज़ को हाईलाइट भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए, 1871 तक इटली का एकीकरण मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ था। तो ये भी आप जो है कि यहाँ से देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन कब किया था। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी एग्जैक्ट पूछती है, कुछ में तो महीने भी पूछ देती है। तो आप जो है कि इसमें मार्च नवंबर जिसमें हुआ है, सन के साथ आप याद रखिएगा, सन और महीने दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन कब किया था। तो साइमन कमीशन, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन जो है कि नवंबर 1927 में किया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आपको पता रखना है महीने के साथ में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं हाईलाइट भी किया हूँ। यहाँ से देखिए, परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। तो साइमन कमीशन को हम लोग देखिए इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है कि नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नवंबर 1927 में इसका जो है कि गठन किया गया था। ये आप जो है कि एग्जैक्ट याद रखेंगे। और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि TRE 3.0 6 to 8 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अब देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC शॉर्ट है,
देखिए कांग्रेस ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी, ठीक है। तो ये जो है कि क्या 30 अक्टूबर 1921, 30 नवंबर 1920, 31 अक्टूबर 1920 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना फ्रेंड्स की थी आपकी 31 अक्टूबर 1920 को, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 1920 को आप यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इन चीज़ों को अगर याद रखते हैं तो देख लीजिएगा डायरेक्टली प्रश्न ये आपके जो है कि TRE 4.0 में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से इसी चीज़ को देख लेते हैं जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। देखिए 31 अक्टूबर, देखिए फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न जो हिस्ट्री के हम लोग आज कर रहे हैं बिहार SCRT की बुक क्लास 8th की SCRT से और क्लास 10th की SCRT से हम लोग हिस्ट्री की देख रहे हैं, ठीक है। देखिए 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की थी। देखिए CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और इनकी मांगों का समर्थन किया जाए। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो फ्रेंड्स ये जो आपके महान व्यक्तित्व हैं इनके नारा से भी एक प्रश्न पूछता है और मुझे ये वेदों की ओर लौटो का एक नारा ये किसने दिया था, ये मुझे बिहार SCRT बुक में मिला था, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा फ्रेंड्स ये आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कि दिया गया था, ठीक है। दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ से आपके बिहार SCRT बुक में कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था। देखिए थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। देखिए प्रश्न का मतलब ये है कि किसने, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था, ठीक है। तो हिंदुओं की पार्टी कहकर कांग्रेस को किसने संबोधित किया था, क्या लॉर्ड कर्जन ने, क्या विलियम हंटर ने या लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये आपके लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया शब्द था और लॉर्ड डफरिन क्या कहा था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ से एक और प्रश्न, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई थी। ये आपके 6 to 8 में ये प्रश्न पूछा गया था और PRT में भी ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना फ्रेंड्स 1934 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इन दोनों प्रश्नों को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से देखिए सबसे पहले कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, देखिए महीने सहित आप याद रखिएगा, अक्टूबर 1934 में, ठीक है। हालांकि 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने कर दिया था। तो यहाँ से दोनों चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यह फूट डालो और शासन करो की नीति चरम पर थी। यही कारण था कि 1887 में ही लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। यहाँ से देखिए प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। ये भी प्रश्न आपके 6 to 8 में पूछा गया था TRE 3.0 में। तो गदर पार्टी की स्थापना फ्रेंड्स कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। क्या फ्रेंड्स लाला हरदयाल 1913 में की गई थी, या सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1916 में की गई थी, या चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1918 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं इसको आपके जो है कि बिहार SCRT के बुक में कहाँ पर दिया गया है,
तो देखिए लाला हरदयाल का यहाँ पे चित्र भी बना कर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ से लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी को स्थापित कर भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। तो लाला हरदयाल के द्वारा जो है कि गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न बना है। और देखिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। तिलक और एनी बेसेंट ने किस देश से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स ये आपका जो है कि देखिए सभी को पता है कि होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित कौन है? तिलक और एनी बेसेंट। लेकिन फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है इस बार कि तिलक और एनी बेसेंट ने किस देश से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि आयरलैंड से जो है कि आयरलैंड से प्रेरित होकर ये तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ से थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट किया था, देख सकते हैं। देखिए 1915 और 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया था। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से और एक प्रश्न आपका यहाँ से। वहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं है? देखिए फ्रेंड्स अंतरिम सरकार से प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि आपने टीआरई 1 में देखा होगा कि पूछा था कि जगजीवन राम जो है कि जो जगजीवन राम थे वो अंतरिम सरकार में उनके पास कौन सा मंत्रालय था? तो फ्रेंड्स श्रम मंत्रालय था। तो अंतरिम सरकार से भी प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम में बन रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स अंतरिम सरकार का जो है कि सदस्य नहीं था। तो फ्रेंड्स देखिए वो कौन सा सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना या जॉन मथाई या जगजीवन राम, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो मोहम्मद अली जिन्ना था ये फ्रेंड्स आपके अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से लोग सदस्य थे, यहाँ पर हम लोग उनको भी देख लेते हैं। देखिए ये आपके जो है कि अंतरिम सरकार के सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान और देखिए वल्लभ भाई पटेल और आई चुंद्रीगर और आसफ अली और यहाँ पे देखिए CH भाभा और देखिए जगजीवन राम, गजनफर अली खान, राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल निस्तर, ये क्या थे? आपके अंतरिम सरकार के सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1946 वाली जो अंतरिम सरकार थी उसमें ये सभी सदस्य थे। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए फ्रेंड्स उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? क्या 16 दिसंबर 1947 को या 15 अगस्त 1947 को या 13 दिसंबर 1946 को या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये जो है कि 13 जो है कि दिसंबर 1946 को पारित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से फ्रेंड्स इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 13 दिसंबर 1946 को यहाँ से देखिए जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी प्रश्न बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि किसने पेश किया था? तो ये जो है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये आप जो है कि याद रखिएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान कब किया गया था? सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके NCERT और SCERT बुक से यहाँ पे कंप्लीट कराए जा रहे हैं और ये देखिए यहीं से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनता भी है। ठीक है, देखिए मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान कब किया गया था? तो क्या 16 दिसंबर 1947 को या 16 अगस्त 1946 को या 13 दिसंबर
1946 को। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान ये जो है कि 16 अगस्त 1946 को ये क्या हुआ था, ऐलान किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो यहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग कब करती है। यानी कि फ्रेंड्स ये जो मुस्लिम लीग थी ये संविधान सभा को भंग करने की मांग कब किए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या 27 दिसंबर 1946, 29 जनवरी 1947 या 13 दिसंबर 1946 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो मुस्लिम लीग था ये संविधान सभा को भंग करने की मांग ये 29 जनवरी 1947 को किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए ये आपकी काल रेखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखिए मैं उस चीज़ को हाईलाइट किया हूँ जहाँ से प्रश्न को बनाया हूँ। ऐसी बात नहीं है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। ठीक है, देखिए 16 अगस्त ये 1946 है और देखिए मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनाया गया था और देखिए यहाँ से देखिए 29 जनवरी 1947 को मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये प्रश्न बनाया गया था और देखिए संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो दिसंबर 1949 में। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है कब, तो 11 अगस्त 1947 को। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके SCERT बुक में दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्यभार कौन देखता था। यानी कि जो अंतरिम सरकार थी 1946 वाली जवाहरलाल नेहरू वाली, तो उसमें फ्रेंड्स रेल मंत्री कौन थे या रेल मंत्रालय किनके पास था, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। क्या फ्रेंड्स बलदेव सिंह थे या CH भाभा थे या जॉन मथाई थे या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो अंतरिम सरकार 1946 की थी इसमें रेल मंत्री कौन थे, आसफ अली थे। यहाँ से देखिए कौन थे, तो आसफ अली थे। ठीक है, आसफ अली फ्रेंड्स आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप जो है कि देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था। देखिए फ्रेंड्स 1946 में जो अंतरिम सरकार थी नेहरू वाली, जवाहरलाल नेहरू वाली, तो फ्रेंड्स इसमें वित्त मंत्री कौन था, तो वित्त मंत्री फ्रेंड्स देखिए आपके लियाकत अली खान थे। कौन थे, तो लियाकत अली खान थे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक नज़र में यहाँ पे ये आपके जो है कि ये TRE 1 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए TRE 1 PRT में जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो ये थे फ्रेंड्स जगजीवन राम थे और यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था। तो यहाँ से देखिए अंतरिम सरकार में किसके पास कौन मंत्रालय था, यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे। जैसे जवाहरलाल नेहरू के पास कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, बलदेव के साथ देखिए रक्षा मंत्रालय, जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, C राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे 1946 की जो अंतरिम सरकार थी। और देखिए राजेंद्र प्रसाद के पास कौन था, तो खाद्य एवं कृषि था। आसफ अली के पास देखिए रेलवे विभाग था। जगजीवन के राम के पास देखिए श्रम मंत्रालय था। और यहाँ से देखिए मुस्लिम सदस्य की बात करेंगे तो ये लियाकत अली जो थे ये आपके कौन से वित्त मंत्रालय इनके पास में था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बना है और बन भी सकता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से निम्नलिखित में से कौन से पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया था। यानी कि फ्रेंड्स इसमें से जो है कि
किस पत्र का संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, ये यंग इंडिया है, तो इसके द्वारा जो है कि महात्मा गांधी, यंग इंडिया का संपादन कौन किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे। और हरिजन हरिजन नामक ये जो पत्र है, ये भी इसका जो है कि संपादन महात्मा गांधी किए थे। लेकिन फ्रेंड्स ये जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है, इसके संपादक महात्मा गांधी नहीं किए थे। कौन किए थे ये भी आप जान लीजिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इन दोनों के संपादनकर्ता कौन थे, तो इन दोनों के जो है कि संपादनकर्ता फ्रेंड्स कौन थे, गांधी जी थे। तो ये आप जो है कि यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, कौन थे, गांधी जी। और यहाँ से देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, महात्मा गांधी न केवल कुशल राजनीतिज्ञ ही थे बल्कि महान पत्रकार भी थे। गांधी जी ने यंग इंडिया तथा हरिजन के माध्यम से अपने विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया। तो महात्मा गांधी, यंग इंडिया, हरिजन, ये दोनों पत्रिकाएं महात्मा गांधी जी की हैं। ठीक है, और ये फ्रेंड्स आपकी SCRT बुक में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। और सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में बंगाली भाषा में किसने किया था। यानी ये जो सोम प्रकाश है, सोम प्रकाश जो पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन जो है कि साप्ताहिक के रूप में बंगाली भाषा में किसने किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से इसके जो है कि सोम प्रकाश का जो है कि प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में बंगाली भाषा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन या प्रकाशन जो है कि कौन किए थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए थे। तो यहाँ से आप जो है कि इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको जो है कि यहाँ से हम लोग देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा संपादित टाइम्स ऑफ इंडिया कब संपादित हुई थी। यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो संपादित ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कब संपादित की गई थी, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि आपने देखा था TRE 3 में क्या पूछ दिया था, तो आनंद मठ का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1882 में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा संपादित टाइम्स ऑफ इंडिया जो है कि कब संपादित हुई थी, तो ये फ्रेंड्स आपकी 1861 में संपादित हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, तो देखिए ये जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए 1861 में, और स्टेट्समैन की बात करेंगे तो 1875 में, इंग्लिश मैन जो है कि बात करेंगे तो देखिए मद्रास मेल की बात करेंगे तो पायनियर 1865 में। और यहाँ से देखिए 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में बंगाली भाषा में प्रारंभ किया था। तो यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से किस पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था। ये भी बहुत ही चर्चित प्रश्न है, आपके एग्जाम में बन सकता है। और ये आपके बिहार SCRT की बुक में हिस्ट्री में ये दिया गया है। ठीक है, देखिए किस पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदला था, तो फ्रेंड्स वो था आपका अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, यहाँ से इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए अमृत बाजार पत्रिका का प्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण कथन है। देखिए 1878 में लीटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। ठीक है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स पहले ये बंगाली भाषा में जो है कि प्रकाशित होता था, अंग्रेजी और बांग्ला दोनों में। लेकिन जब ये 1878 का ये लीटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, तो इससे ये बचने के लिए क्या किया था,
ये रातों रात सिर्फ अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी में कॉमरेड तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेजी में कॉमरेड तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, क्या सचिंद्र सान्याल या मोहम्मद अली या मोहम्मद इकबाल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये फ्रेंड्स अंग्रेजी में कॉमरेड, उर्दू में हमदर्द का जो है कि प्रकाशन ये मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए एम एन राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंट, ये भी आप याद रखिएगा, 1930 में और एस सदानंद के संपादन में द फ्री प्रेस जनरल को शुरू किया गया। और यहाँ से देखिए मौलाना आज़ाद के संपादन में अल हिलाल, ठीक है, और अल बिलाग ये भी है। और यहाँ से देखिए मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि बन सकता है। और यहाँ से देखिए 1913 में गदर का प्रकाशन ये लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, ये आपने कल ही देख लिया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ठीक है, यानी कि ये कथन किसका है? तो देखिए फ्रेंड्स ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीपीएससी में 2 या 3 बार ये प्रश्न जो है कि पूछा जा चुका है। देखिए मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा है, ये जो है कि किसने कहा था? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके ये मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। ये कथन क्या कहा गया था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं ये आपके जो है कि बिहार SCRT में दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ से मार्टिन लूथर, देखिए लूथर द्वारा न्यूटे स्टेटमेंट के अनुवाद की हजारों प्रतियां हफ्ते भर बिक गई। 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा और प्रिंट के प्रति कृतज्ञ लूथर ने कहा, देखिए मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। इस तरह छपाई से नए बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? अब बात करेंगे कि ये गिरमिटिया मजदूर होता क्या है। तो इसका जिक्र फ्रेंड्स आपके बिहार SCRT हिस्ट्री की बुक में किया गया है। तो यानी कि ये गिरमिटिया जो मजदूर थे ये बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपके दक्षिणी क्षेत्र से, ये आपके जो है कि यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी नहीं होगा, दक्षिणी भी नहीं होगा, देखिए पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो गिरमिटिया मजदूर थे ये बिहार के जो है कि पश्चिम क्षेत्र से भेजे जाते थे। और देखिए यहाँ से आपके बिहार SCRT बुक में कहाँ पर दिया गया है? तो देखिए ये आपका जो है कि घेर करके यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ से देखिए गिरमिटिया मजदूर देखिए ये देखिए भारत के भोजपुर भाषी क्षेत्रों से, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार, पंजाब हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए जमैका, फिजी और त्रिनिदाद एवं टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया गया। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? देखिए राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, ये जो है कि आपका प्रश्न बन रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि 1925 के KV हेडगेवार या 1928 में लालचंद के द्वारा या 1926 में चित्तरंजन दास के द्वारा या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना ये जो है कि 1925 में KV हेडगेवार के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे
देखिए बाल गंगाधर के अनुयायी श्री के बी हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हिंदू नवयुवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक रूप से मजबूत कर राष्ट्र का निर्माण करना था। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही ये प्रश्न नहीं बनाया हूँ, क्योंकि अंकोर वाट का ये जो मंदिर है, ये फ्रेंड्स इसका चित्र आपके बिहार SCERT की बुक में हिस्ट्री में दिया गया है। तो ये जो अंकोर वाट का मंदिर है, ये फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कंबोडिया देश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए आपका जो है कि ये अंकोर वाट का मंदिर है, और देखिए दूसरी तरफ लाओस कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। तो ये अंकोर वाट का मंदिर फ्रेंड्स आपके लाओस कंबोडिया में है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके यहाँ से देखिए, बिहार के किस जिले में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, जिसमें अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधी पुस्तकें हैं। यानी कि ये जो खान बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, ये जो है कि बिहार के किस ज़िले में स्थित है। जिस ये लाइब्रेरी में फ्रेंड्स अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तकें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, कौन सा जिला होगा, क्या वो गया होगा, या पश्चिमी चंपारण होगा, या पटना होगा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पटना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए पटना में जो है कि क्या स्थित है, तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी ये आपके पटना, बिहार के पटना जो है कि ज़िले में स्थित है। ठीक है, इस जो है कि बुक की खास बात ये है कि अरबी तथा फारसी में लिखी जाती हैं, और ज्ञान विज्ञान की जो है कि संबंधित पुस्तकें हैं इस लाइब्रेरी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न कहाँ से बनाया गया है, तो देखिए बिहार की SCERT बुक हिस्ट्री से यहाँ पर देखिए ये चीज़ें दी गई हैं। देखिए आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने के प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। इसमें अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान के संबंधी ऐसी पुस्तकें हैं। ठीक है, जिसमें मध्ययुगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में मौलिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था, और ये प्रश्न आपके SCERT बुक में दिया गया है, तो बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 नंबर का देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कल्हड़ कौन सी रचना है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। यानी कि ये जो कल्हड़ है, ये कौन सी या किसकी जो है कि कल्हड़ की कौन सी ये कल्हड़ है, और इनकी कौन सी रचना है जिसमें जो है कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कल्हड़ की वो जो है कि आपकी फ्रेंड्स राज तरंगिणी, ये राज तरंगिणी में फ्रेंड्स कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे उसी पेज पे, तो देखिए यहाँ से कल्हड़ की राज तरंगिणी इस काल की पहली ऐतिहासिक रचना है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। देखिए अलबरूनी की पुस्तक क्या है, तो तहकीक ए हिंद है। ठीक है, जिसे तारीख उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, तारीख ए फिरोज शाही, तो ये भी आपको जो है कि याद रखना है। और देखिए अबुल फजल की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, अकबरनामा। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए अकबरनामा में क्या है, अकबर के शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीतिक का चित्रण है। इसमें अतिरिक्त और भी कई पुस्तकें इस काल की जानकारी के प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि यहाँ से आपके बिहार SCERT की बुक में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स बहावी 3 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। देखिए TRE 3.0 में एक प्रश्न आपका पूछा था PIT में कि बहावियों का मुख्य
जो बहावी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र कहाँ था, ठीक है। तो पटना में था, ये प्रश्न पूछा गया है। लेकिन आपके जो है कि इससे आगे पीछे पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे, ठीक है। तो बहावी आंदोलन के फ्रेंड्स प्रमुख नेता थे आपके, देखिए कौन कौन थे। तो लियाकत अली थे, ठीक है। यहाँ पे नहीं, विलायत अली थे और इनायत अली थे। ये दोनों फ्रेंड्स भाई थे। बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? विलायत अली और इनायत अली। तो इसमें से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी होना चाहिए। और देखिए ये यहाँ से दिया गया, देखिए 1857 का विद्रोह और बिहार। तो फ्रेंड्स देखिए 1857 की क्रांति से एक या दो प्रश्न आपके टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए कुंवर सिंह आरा के पास जगदीशपुर के जमींदार थे, यानी कि 1857 की क्रांति से जो है कि बिहार से कौन नेतृत्व किए थे? तो ये बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह क्या थे? तो आरा के पास इसी जगदीशपुर के जमींदार थे, ठीक है। और लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी, इसीलिए फ्रेंड्स ये 1857 की क्रांति से बिहार से जुड़े थे। देखिए बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता, यहाँ पे देखिए नेता पटना के दो प्रतिष्ठित मौलवी विलायत अली और इनायत अली। तो यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। इसको आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, जैसे भी आप याद रखें। लेकिन फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए उस समय के तीन प्रमुख बहावी नेता, देखिए मोहम्मद हुसैन थे, अहमदुल्लाह थे, वायजुल थे, हक, जो अंग्रेज़ों ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया था। लोगों ने इसका विरोध किया। इस विरोध के नेता पीर अली को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर उनके सहयोगी के साथ उन्हें फांसी दे दी थी। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? अभी मैं इस प्रश्न को बताया था कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र फ्रेंड्स पटना है। और ये आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी उन्हीं चीज़ों को पूछता है जो एनसीईआरटी और बिहार एससीईआरटी की बुक में दी गई हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं, सिर्फ हमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे फोकस करना है। देखिए बहावी आंदोलन, देखिए यहाँ से बहावी आंदोलन, ठीक है, बहावी आंदोलन है। और यहाँ से देखिए अब्दुल बहाव के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? बहावी आंदोलन, ठीक है। और यहाँ से इसका जो है कि शुरू किया गया था। और देखिए पटना इसका बड़ा केंद्र था, ठीक है। तो बहावी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र या प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो पटना था। और देखिए इसके दो प्रमुख नेता विलायत अली, इनायत अली सहोदर भाई थे, ठीक है। तो ये आपको जानकारी रखना चाहिए। और यहाँ से देखिए यह आंदोलन 1822 से 1838 तक जो है कि सक्रिय रूप में था, ठीक है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये पटना था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और टीआरई 3.0 री एग्जाम पीआरटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है फ्रेंड्स कि जो चीज़ें आपके बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं वहीं उन्हीं चीज़ों को जो है कि बीपीएससी पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए 5 नंबर का प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स 1857 की क्रांति में लगभग वही लोग शामिल थे। देखिए कितने राजाओं का राजपाट जो है कि अंग्रेज़ों के द्वारा लूट लिया गया था, और कितने जमींदारों की जो कि ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया था। तो इससे ये लोग जुड़े थे, ठीक है। तो ये वही पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से फ्रेंड्स क्या पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा, या बेगम हजरत महल के द्वारा, या लियाकत अली के द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये बेगम हजरत महल के द्वारा फ्रेंड्स 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया गया था। किनके द्वारा? तो बेगम हजरत महल के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ के देख लेते हैं। यहाँ से देखिए मैं उन चीज़ों को चूँकि हाईलाइट भी किया हूँ, और सबसे पहले यहाँ से हम लोग जो है कि देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या दिया गया है। लखनऊ में बेगम हजरत महल जिनके राज्य अवध के अंग्रेजों ने हड़प लिया था, देखिए यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। तो लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल थी। और कानपुर की बात करेंगे तो देखिए हाईलाइट किया गया है, कानपुर में मराठों के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे। और ये आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग विद्रोह का एक बड़ा केंद्र झांसी था, ठीक है। और देखिए वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार को कड़ी चुनौती दी। यानी कि झांसी से कौन नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का? तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। और यहाँ से देखिए फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठा कर ली थी। यानी कि फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह शाह के द्वारा किया गया था। तो ये आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यानी कि फ्रेंड्स ये जो वक्तव्य है ये किस सैन्य अधिकारी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। क्या वो हडसन था, कैंपबेल था, या ह्यूज रोज था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? देखिए फ्रेंड्स 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो लोग जहाँ से लड़ रहे थे उनके खिलाफ जो अंग्रेज अधिकारी या सैन्य अधिकारी लड़ रहे थे, तो उसमें देखिए झांसी की रानी, झांसी से 1857 की क्रांति की जो है कि नेतृत्व ये कौन कर रही थी? तो लक्ष्मीबाई कर रही थी, ठीक है। लक्ष्मीबाई कर रही थी। और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स ये जो अधिकारी था, ये कौन अधिकारी था जिसने यह कहा था कि यह वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये फ्रेंड्स ह्यूरोज था। और रानी लक्ष्मीबाई बाई के जो है कि अपोजिट में यानी कि विरोध में कौन सैन्य अधिकारी लड़ रहा था? तो वो ह्यूज रोज था। और जब रानी लक्ष्मीबाई मारी गई थी तो वह ह्यूज रोज जो था वो कहा था कि यह वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, यानी कि तारीफ किया था। और वो जो है कि बहुत ही उनकी जो है कि लड़ाई से प्रभावित भी था, ठीक है। तो ये ह्यूज रोज था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। देखिए यहाँ से ह्यूज रोज ने, देखिए ह्यूज रोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। देखिए टीआरई 1 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? तो मंगल पांडे फ्रेंड्स क्या झांसी के झांसी छावनी के युवा सिपाही थे, या मेरठ के थे, या कानपुर के थे, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो मंगल पांडे थे ये बैरकपुर छावनी के युवा सिपाही थे, ठीक है। कहाँ के? तो बैरकपुर, ठीक है। तो बैरकपुर आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से आप जो है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं आप जो है कि ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ के देख लेते हैं। यहाँ से देखिए विद्रोह का आरंभ, देखिए 1857 में बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने नए कारतूस और राइफल को लेने से इनकार कर दिया था। दबाव डालने पर उसने अपने अफसर पर हमला कर दिया था और उसे गिरफ्तार करके तुरंत फांसी पर लटका दिया गया था। और 1857 की क्रांति की जो है कि शुरुआत या विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो 10 मई 1857 को जो है कि पूरी छावनी में विद्रोह कर दिया गया था। कहाँ से? तो मेरठ से, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए शांति निकेतन नाम की संस्था रविंद्रनाथ टैगोर ने कब शुरू की थी? तो ये भी शांति निकेतन के बारे में आपके बिहार एससीईआरटी बुक में दिया गया है। और शांति निकेतन नाम की संस्था रविंद्रनाथ टैगोर ने कब शुरू की थी? क्या 1942 में, या 1903 में, या 1901 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो शांति निकेतन नाम की संस्था फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और जो है कि 1901 जो में प्रारंभ
की गई थी या शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ के देख लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से देखिए टैगोर का शांति निकेतन। देखिए फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, क्योंकि ये आपके बिहार एससीईआरटी की बुक में दिया गया है हिस्ट्री में। ठीक है, देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नामक संस्था कब और किसने स्थापित की थी। तो ये आपको जो है कि फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक जो संस्था थी ये किसने और कब जो है कि स्थापित किया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे विलियम जोन्स के द्वारा फ्रेंड्स ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके बारे में अगर एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे जानना चाहेंगे तो देखिए यहाँ से जोन्स साहब ने अपने इस काम को व्यवस्थित करने के लिए कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था को भी स्थापित किया। तो कब? 1784 में। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। और किस संस्था का? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था की। ठीक है, तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। और आगे फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? इम्पोर्टेंट है प्रश्न, जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी? क्या 1921 में या 1934 में या 1923 में या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि 1924 में, यहाँ से 1924 में, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 23 हो गया है, मुझे बढ़िया तरीके से याद है 1924 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर मान लीजिए। और एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि 1924। देखिए फ्रेंड्स, बुक से देखने का मतलब यही है कि अगर टाइपिंग में मिस्टेक होती है तो आप इसका यहाँ पे जो है कि सुधार कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 1924 में, मुझे बढ़िया तरीके से पढ़ा था तो याद था। देखिए 1924 में अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करके दलित मुक्ति आंदोलन का बिगुल बजाया था। तो इन्हें भी जानते हैं, और ये जो घेर के देता है इसको आप जो है कि इम्पोर्टेंट समझिए। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग आगे क्या प्रश्न बन रहा है। देखिए यहाँ से देखिए, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया था? तो ये जो है कि प्रश्न बन रहा है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया था? तो क्या वो शोक दिवस था या अपील दिवस या राष्ट्रीय अपमान दिवस या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी फ्रेंड्स ये रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप जाएंगे और देख पा रहे होंगे यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बना है। देखिए यहाँ से गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। देखिए राष्ट्रव्यापी विरोध एवं प्रदर्शन हुए। इस क्रम में पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और यहाँ पे सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। और पंजाब के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन को बड़ी संख्या में जलियांवाले बाग अमृतसर में जमा हुए थे और लोग सभाएं कर रहे थे। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिए जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी वकालत छोड़ी थी? देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोग अपनी उपाधियों को लौटा दिए थे या वापस कर दिए थे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में बहुत से छात्र जो है कि स्कूल का त्याग कर दिए थे, और बहुत से जो वकील थे उस टाइम वो जो है कि अपनी वकालत को छोड़ दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपका जो है कि ये मोतीलाल नेहरू भी थे और राजगोपालचारी भी थे और आसफ अली भी थे। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों जो है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी जो है कि वकालत को छोड़े थे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक है। ठीक है,
यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देख भी लेते हैं। देखिए गांधी जी ने इन्हें, यहाँ से देखिएगा असहयोग आंदोलन, यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ से देखिए वकीलों ने, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ऊपर देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो ये देखिए गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में अत्याचार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाकर स्वराज की मांग का आह्वान किया था। तो जब ये आह्वान जब हुआ था फ्रेंड्स, ये असहयोग आंदोलन चलाने का, तो देखिए असहयोग आंदोलन के दरम में सरकारी पदवियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट एवं महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। तो किसके विरोध में? तो फ्रेंड्स ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, और उसी से जो है कि रॉलेट एक्ट भी संबंधित है, क्योंकि रॉलेट एक्ट का जब विरोध हुआ था तो डॉक्टर सत्यपाल किचलू और कौन थे, सैफुद्दीन, ठीक है। तो ये इन दोनों का जो है कि गिरफ्तारी हुई थी, और उन्हीं के गिरफ्तारी में जो है कि सभाएं एकत्रित हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो अमृतसर में बाग में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कि ये घटना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए वकीलों से न्यायालय छोड़ने का आह्वान किया गया। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालचारी एवं आसफ अली जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न, और विद्यार्थियों ने स्कूलों एवं कॉलेजों को भी छोड़ दिया था। किसके विरोध में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। बहुत ही क्रूर हत्याकांड हुआ था। और यहाँ से देख सकते हैं मजहरुल हक ने सहयोग के कार्यक्रम के प्रचार, देखिए मजहरुल हक ने, यहाँ पे असहयोग होगा, ठीक है, असहयोग के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए कायम रखने के उद्देश्य से सदाकत आश्रम से कौन सा अखबार निकाला था, ठीक है। तो ये मजहरुल हक जो थे ये असहयोग के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के उद्देश्य से सदाकत आश्रम से, कहाँ से? तो सदाकत आश्रम से कौन सा अखबार निकाला था? तो फ्रेंड्स वो अखबार था आपका प्रसिद्ध अखबार दी मदरलैंड था, ठीक है। तो ये अखबार था, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये मजहरुल हक के द्वारा जो है कि ये निकाला गया था, कहाँ से? सदाकत आश्रम से, ठीक है। तो ये दी मदरलैंड आप याद रखिएगा। और यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देखिए मजहरुल हक ने, यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे मजहरुल हक ने असहयोग के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने के उद्देश्य से दी मदरलैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला था। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और ये मजहरुल हक का आपके जो है कि बिहार SCRT के बुक में दिया गया है। अब देखते हैं आगे हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पे रॉलेट एक्ट के विरोध में कहाँ पर सभा हो रही थी। तो ये फ्रेंड्स अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, जलियांवाले बाग में जो है कि ये रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आगे देखते हैं, देखिए रॉलेट एक्ट, ठीक है। और यहाँ से देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में देखिए यहाँ से कहाँ पे सभा हो रही थी। तो ये आपका फ्रेंड्स हो रही थी सभा, देखिए जलियांवाले बाग अमृतसर में ये सभा हो रही थी, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फ्रेंड्स आपके जो है कि कौन से, हृदयनाथ कुंजरू थे, या फजल अली थे, या MK पडिक्कर थे, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स राज्य पुनर्गठन जो आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं, आपके हिस्ट्री में ही दिया गया है। देखिए सरकार ने क्षेत्रीय भाषा, यहाँ से देखिए सरकार ने क्षेत्रीय भाषा भाषियों द्वारा नए राज्य के गठन की मांग को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंप दी थी। तो ये भी आप जो है कि याद रख सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन सा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया था? देखिए ऐसे ही प्रश्न BPSC आपके एग्ज़ाम में पूछती है, ठीक है। कुछ तो कॉन्सेप्टुअल प्रश्न होते हैं
और कुछ जो है कि आपके फैक्ट टाइप होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की जो असफलता के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन सा आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया था, या छेड़ने का फैसला लिया था, या कौन सा आंदोलन जो है कि चलाया था क्रिप्स मिशन जब असफल हुआ था, ठीक है। तो क्या वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या खेड़ा सत्याग्रह था, या भारत छोड़ो आंदोलन था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, महात्मा गांधी जी जब क्रिप्स मिशन का जो असफलता मिली थी उसमें जो फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है कि छेड़ने का फैसला लिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे इस प्रश्न को कि ये प्रश्न कहाँ से बनाया गया है। तो देखिए, ये आपके बिहार SCERT की बुक में दिया गया है। देखिए, भारत छोड़ो। देखिए, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। कौन सा आंदोलन था? तो अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ पे बनाया गया था, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जो फैक्ट बढ़िया है, हम लोग उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, और मैं उन्हीं चीज़ों को जो है कि प्रश्न में जो है कि प्रश्न बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने किसके साथ मिलकर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ें कहाँ से दी गई हैं, सिलेबस से बाहर है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, BPSC TRE 1 में ही बोल दिया था, उनके चेयरमैन जो थे उन्होंने बोल दिया था कि आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको जो है कि बेसिक NCERT और SCERT और अपने जो है कि स्तर तक ही बुक को पढ़ना है। जैसे आप PRT और 6 to 8 के स्टूडेंट हैं तो आपको लगभग 6 से 10 तक पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और देखिए, मैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 इन तीनों सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, मैं उनका एनालिसिस करवाया, प्रूफ के साथ में भी दिखाया कि ये प्रश्न आपके NCERT के इस चैप्टर से, SCERT के इस चैप्टर से आया है, ठीक है। तो अगर जो है कि 3 एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो गए और तीनों में आपके प्रश्न वहीं से बने हैं, तो ये क्लियर है फ्रेंड्स कि आपको TRE 4.0 के लिए आपको NCERT और SCERT पढ़ना ही बेहतर होगा, ठीक है। देखिए, 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने किसके साथ मिलकर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो वो कौन से युवा दल थे, इनको आपको जो है कि बताना है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, इसमें सेवा दल और तूफानी दल, इन दोनों दल के साथ मिलकर 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कुछ युवा सेवा दल और तूफानी दलों के साथ मिलकर समानांतर सरकार की स्थापना की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ से D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एक से अधिक जो है कि आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग, ये प्रश्न कहाँ से बनाया गया है। तो देखिए, 17/1943। देखिए, NCERT और SCERT की खास बात ये है, जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, जो घटना महत्वपूर्ण होती है, उसको फ्रेंड्स हाईलाइट करके या तो पिंक में दे देगा, या तो ग्रीन में दे देगा, या तो उसमें लिखा रहता है कि क्या आप जानते हैं, और जो उसमें चीज़ें दी गई रहती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। देखिए, 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों, देखिए सेवा दलों तथा तूफानी दलों के साथ मिलकर प्रति सरकार या समानांतर सरकार की स्थापना की थी। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, और यहाँ से हमने भी प्रश्न को बनाया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? यानी कि कौन से वो नेता थे जो खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे?
इस तरह के प्रश्न भी बीपीएससी पूछती है, तो इस तरह के प्रश्न भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? क्या वो मोहम्मद अली थे, क्या वो महात्मा गांधी थे, क्या वो शौकत अली थे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली ये जो है कि दोनों जुड़े थे, और ये जो है कि खिलाफत जो आंदोलन था इसमें जो है कि महात्मा गांधी का भी सहयोग था। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें जो है कि आपका एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, आपको जो है कि बीपीएससी का ये जो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई होता है, ये ऐसे दो ऑप्शन दिए गए होते हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये आपको आसान प्रश्न भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न देखिए कहाँ से बनाया गया था, तो देखिए यहाँ से जो चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पर देखिए, खिलाफत आंदोलन क्या था? तो देखिए यहाँ से खिलाफत आंदोलन 1919-1920 देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनाया गया था और आ भी सकता है। ठीक है, और देखिए इसमें गांधी जी का भी सहयोग था। गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश भी की थी। किसको? तो खिलाफत आंदोलन को। तो यहाँ से प्रश्न बनाया गया था। अब देख सकते हैं आगे फ्रेंड्स, हम लोग असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, तब महात्मा गांधी को कौन से जज ने सज़ा सुनाई थी? यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जब गिरफ्तार किए गए थे तो इनको सज़ा मिली थी, तो वो कौन सा जज था जो सज़ा जो है कि सुनाया था? ठीक है, तो क्या वो जस्टिस बीबर थे, या बोर्नाल्ड फ्रिक थे, या ब्रूमफील्ड थे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वो जो है कि जज थे कौन? ब्रूमफील्ड थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ से असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था। और यहाँ से देखिए स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN ब्रूमफील्ड थे, ने उन्हें सज़ा सुनाते हुए समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। ठीक है, तो हमने भी यहाँ से प्रश्न को बनाया था। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स आगे यहाँ से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद गांधी जी को किसकी घोषणा की? यानी कि गांधी जी जो है कि 26 जनवरी जो 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसके तुरंत बाद गांधी जी ने किसकी घोषणा की थी? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसके बाद जो है कि तुरंत महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की घोषणा की थी। ठीक है, तो नमक कानून को तोड़ा था। तो यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। यहाँ से देखिए दांडी मार्च, दांडी यात्रा, देखिए दांडी मार्च 1930। देखिए स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी जी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश शासन के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब देख सकते हैं आगे हम लोग निम्नलिखित में से किसके आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया था? यानी कि जो है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव जो है कि किसके आग्रह पर कांग्रेस ने पारित किया था? क्या वो महात्मा गांधी जी थे, या मोतीलाल नेहरू थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए वो महात्मा गांधी जी थे और जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देख सकते हैं आगे हम लोग यहाँ से देखिए ये प्रश्न बनाया गया था, गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया था।
तो यहाँ से प्रश्न जो है कि बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आगे यहाँ से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। देखिए इससे दो प्रश्न पूछता है, महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे और उनकी उम्र क्या थी। तो ये एक प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है, तो ये जानकारी बेसिक थी, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। यहाँ से देखिए ये आपकी जो है कि काल रेखा है और इसमें देखिए 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 17 में चंपारण आंदोलन, 18 में खेड़ा गुजरात आंदोलन, 19 में रॉलेट सत्याग्रह, 19 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 21 में असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन, 28 में बारदोली में किसान आंदोलन, 29 में लाहौर अधिवेशन दिसंबर में जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और कांग्रेस का लक्ष्य यही था कि पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और 1930 में देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च या दांडी यात्रा इसको कहते हैं। 31 में गांधी इरविन समझौता दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और देखिए 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सीमित प्रतिनिधि सरकार के गठन का आश्वासन। और 39 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। और 1942 में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, कब, अगस्त में। और देखिए 46 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली तथा अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं। तो ये आपकी काल रेखा थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा जो विश्व युद्ध था ये आपका जो है कि सितंबर 1939 में हुआ था। ठीक है, तो ये सितंबर 1939, ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछ सकता है और यहाँ से देखिए यहाँ से ये प्रश्न जो है कि बनाया गया है। देखिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नात्सियों के कट्टर आलोचक थे। और यहाँ से देखिए इस विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए आगे, अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह कथन किसने लिखा है। तो देखिए इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो कथन है ये महत्वपूर्ण कथन है और एनसीईआरटी में इन कथनों का जो है कि बढ़िया तरीके से वर्णन भी है। ठीक है, अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह कथन किसने लिखा था। क्या वो वैलेंटाइन सिरोल था या मोहम्मद अली जिन्ना या विलिंगडन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वो विलिंगडन थे। इनका कथन क्या था कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह विलिंगडन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं ये कथन कहाँ पर कहा गया है। तो देखिए विलिंगडन ने लिखा था, देखिए अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीति चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे गांधी जी को भगवान मान बैठी है। तो ये विलिंगडन का कथन था। ठीक है, अब देख सकते हैं फ्रेंड्स आगे, यहाँ पे देख सकते हैं 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी। क्या वो कांग्रेस साम्यवादी पार्टी थी, क्या वो मुस्लिम लीग पार्टी थी, क्या वो लेबर पार्टी थी, क्या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग 1945 में ब्रिटेन में जो है कि लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, यहाँ पर आप लोग जो है कि देख पा रहे होंगे। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है,
अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न। नील विद्रोह की वजह से 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी क्लास 8th के NCERT में भी ये जो है कि लाइन दी गई है, ठीक है। तो नील विद्रोह की वजह से 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? क्या वो BH पोलक थे या BN हंट थे या WS सीटन कार थे या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, नील विद्रोह की वजह से 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? WS सीटन कार थे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इनके जो है कि नाम भी बहुत जो है कि टेढ़े मेढ़े होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये आपके जो है कि क्लास 8th की SCERT देखिए अतीत 3 के नाम से आती है। और इसमें देखिए क्या दिया गया है, देखिए 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। देखिए WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से बिरसा मुंडा के समर्थकों में इलाके की दूसरी आदिवासी जनजातियाँ कौन थी? यानी कि फ्रेंड्स ये जो बिरसा मुंडा था, ये बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था, इसके समर्थन में जो है कि इलाके की दूसरी और कौन सी आदिवासी जनजातियाँ शामिल थी? तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, इसमें संथाल भी है शामिल और उरांव भी शामिल है, ठीक है। तो इसमें से फ्रेंड्स आपका जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के समर्थकों में इलाके की दूसरी आदिवासी जनजाति कौन थी? तो संथाल और उरांव थी। ये दोनों जो है कि आपका सही है, ठीक है। अब देख सकते हैं आगे इस प्रश्न को, देखिए ये क्लास 8th की ये क्लास 8th की NCERT में ये दिया गया। देखिए बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। तो ये लाइन भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और देख सकते हैं आगे, माझा प्रवास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए ये जो माझा प्रवास नामक पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे? तो विष्णु भट्ट जो है कि गोडसे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए माझा प्रवास नामक पुस्तक के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे थे। तो ये प्रश्न देखिए आपकी जो है कि क्लास 8th की NCERT हिस्ट्री में दिया गया। देखिए यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित माझा प्रवास। देखिए कितना बेसिक प्रश्न यहाँ से। और ये आपको जो देखिए फ्रेंड्स अगर पढ़े रहेंगे तो आपको आसान लगेगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो लगेगा कि कहाँ से पूछ दिया है, सिलेबस से बाहर ही कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल NCERT और SCERT बुक को फॉलो करना है, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग और मैथ पे बढ़िया तरीके से अपनी कमांड को बनाना है। और जब नोटिफिकेशन आ जाए तो बढ़िया तरीके से आप जो है कि करेंट अफेयर्स 1 घंटा 2 घंटा डेली पढ़िएगा। आपका फ्रेंड्स आराम से जो है कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन लेने वाले जो है कि 2 या 3 महीने में भी सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से निम्नलिखित में से किसने पटना और कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे? यानी कि पटना और कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल किन लोगों ने या कौन खोले थे? क्या भोपाल की बेगमों के द्वारा खोला गया था, या पंडिता रमाबाई या ताराबाई शिंदे, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए पटना और कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल जो है कि बेगम रुकैया हुसैन, देखिए बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ठीक है। ये जो है कि पटना और कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए ये देखिए भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले थे। तो भोपाल की बेगमों की बात की जाएगी तो अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले थे। और देखिए बेगम रुकैया सखावत हुसैन इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कोलकाता में, देखिए जिन्होंने कोलकाता में और पटना में
मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। तो यहाँ से प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम में बन सकता है। ये क्लास 8वीं की NCERT, ठीक है, NCERT की बुक है, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं आगे, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। देखिए यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो यंग बंगाल के संस्थापक फ्रेंड्स हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि क्लास 8th की NCERT बुक में दिया गया है। देखिए डेरोजियो एवं यंग बंगाल, देखिए 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे, ठीक है। उसने शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया था। तो यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो डेरोजियो थे। उनका पूरा नाम तक क्या था, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका कौन सा सही था, एक बार और देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम सही बोलते हैं और गलत टिक हो जाता है, तो आप जो है कि इस पे ध्यान दीजिएगा। और बढ़िया बात यह है फ्रेंड्स कि आपको जब हम NCERT और SCERT में दिखाते हैं जो जहाँ से प्रश्न बनाए रहते थे, तो वहाँ से आप जो है कि वहाँ से आपका गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो